सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी क्लासेस। सो आज की क्लास में हम बातें करेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक्चुअली होती क्या है। सो इससे पहले मैंने एक क्लासेस ली थी कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम के बारे में, इन दोनों स्कीम में डिफरेंस क्या है, तो उसकी पहले आप क्लास को देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं कंटेंट पर। सो कंटेंट स्क्रीन पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो सबसे पहले तो आप मेरी इस क्लास को देख लीजिएगा कंपोजिशन एंड नॉर्मल स्कीम की, जिसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो आइए पहले हम ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं कंपोजिशन स्कीम एक्चुअली होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन स्कीम एक स्मॉल स्कीम होती है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जब जीएसटी आया था तो दो स्कीम निकाली थी, कंपोजिशन नॉर्मल स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है जिसका टर्नओवर स्मॉल होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नॉर्मल स्कीम जो होती है बड़े बिजनेसमैन के लिए होती है, बड़े टैक्स पेयर के लिए होती है, जिसका जो टर्नओवर है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है। सो ये दो स्कीम होती हैं। सो सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम को कवर करेंगे क्योंकि एक ईजी स्कीम है, इसके अंदर सेक्शन जो हैं काफ़ी कम है और ये हमारा इजीली से आसानी से कवर हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, इसके बारे में हम एक्चुअली पहले से रीड कर चुके हैं। कंपोजिशन स्कीम एक छोटी स्कीम होती है जो एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी ताकि उनको प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम, टैक्स की पेमेंट करते टाइम, इनवॉइस को क्रिएट करते टाइम, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम उनको कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसके लिए कंपोजिशन स्कीम लेकर आए थे क्योंकि वो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन ये स्कीम जो थी ऑप्शनल थी, अगर टैक्स पेयर चाहे तो इस स्कीम को ले सकता है वरना नहीं, वरना वो नॉर्मल स्कीम को भी ऑप्ट इन कर सकता है। ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम थी। सेकंड था हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, मीन्स इस स्कीम के अंडर कौन कौन रह सकता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। थर्ड है हु कांट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन ऑप्ट इन नहीं कर सकता है, कौन बंदा कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता है। जिसको नॉर्मल स्कीम लेनी कंपलसरी है लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर नहीं रह सकता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे कि कौन कौन पर्सन है ऐसे। फोर्थ है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई टैक्स पेयर, अगर कोई बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन कर लेता है तो उसके पास क्या कंडीशन होंगी, तो उस कंडीशंस के बारे में हम रीड करेंगे। फिफ्थ है हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एक टैक्स पेयर, एक बिजनेसमैन, एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम को कैसे ऑप्ट इन करेगा, उसके बारे में हम रीड करेंगे। सिक्स्थ है हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओ वही मिस्टेक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सेवंथ है हाउ शुड अ कंपोजिशन डीलर रेज अ बिल। कंपोजिशन डीलर कौन सा बिल क्रिएट करेगा, मीन्स जीएसटी के अंदर दो टाइप के बिल क्रिएट किए जाते हैं, एक्चुअली दो टाइप के नहीं, कई टाइप्स के बिल क्रिएट किए जाते हैं। पहला है टैक्स इनवॉइस, दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है जिसके अंदर टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वहीं दूसरी ओर बिल ऑफ सप्लाई टाइप का एक इनवॉइस होता है। सो इस बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो जो कंपोजिशन डीलर होता है बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। ये टैक्स इनवॉइस क्रिएट नहीं कर सकता। एट्थ है व्हाट आर द जीएसटी रेट फॉर अ कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर के जीएसटी रेट क्या होंगे, कैसे वो टैक्स की पेमेंट करेगा आखिर। नाइन्थ है व्हाट आर द रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन के डीलर के थ्रू कौन कौन सी रिटर्न फाइल की जाती हैं, उन रिटर्न्स को हम जानेंगे एक ब्रीफ के अंदर, ओनली डिटेल के अंदर नेक्स्ट क्लास में कवर करते जाएंगे, ठीक है। टेंथ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम्स को अगर कोई पर्सन, कोई टैक्स पेयर, कोई बिजनेसमैन ऑप्ट इन कर लेता है तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उस फ़ायदे नुकसान के ऊपर हम रीड करेंगे, क्या आपको ऑप्ट इन करनी चाहिए या नहीं, आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बता देंगे। सो आइए एक एक क्वेश्चन को अब हम समझ लेते हैं क्लियरली तरीके से। चलते हैं स्क्रीन की ओर। सो लिखा हुआ है व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम इज क्रिएटेड फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स पर्सन्स हुज एनुअली टर्नओवर इज स्मॉल। उन टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम लेकर आए थे गवर्नमेंट जिनका टर्नओवर जो है एक स्मॉल टर्नओवर है, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, जिनकी स्मॉल इनकम है, जिनका बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं है। सो उन बिजनेस की ताकि हेल्प हो सके, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी। दिस इज
ऑप्शनल स्कीम, पर्सन कैन ऑप्ट दिस और नॉट ऑन इज वॉलंटरी बेसिस। ये स्कीम जो थी एक ऑप्शनल स्कीम है, अगर कोई बिजनेसमैन कोई पर्सन चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है और ना भी अपनी वॉलंटरी बेसिस पर। अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे ये स्कीम जो है फ़ायदेमंद है तो मैं इस स्कीम को ले सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए ये स्कीम फ़ायदेमंद नहीं है तो मैं इस स्कीम को नहीं लूँगा, मैं नॉर्मल स्कीम को सिलेक्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। ठीक है, सो ये होती है कंपोजिशन स्कीम। सो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस क्लास को देख लेना प्रॉपरली तरीके से, अगर इसमें आपको डिटेल के अंदर डिस्कशन करना है तो। मैं इसके बाद कंपोजिशन से रिलेटेड काफ़ी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी 3-4 क्लासेस अभी हमारी और होंगी जो काफ़ी मज़ेदार क्लासेस होंगी, इतने अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर अभी हम रीड करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम, इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। हमने ये तो पढ़ा कि कंपोजिशन स्कीम एक्चुअली होती क्या है। अब देखते हैं कंपोजिशन स्कीम को कौन से बिजनेसमैन, कौन से पर्सन ऑप्ट इन कर सकते हैं, कौन से पर्सन, कौन से व्यापारी इस स्कीम को ले सकते हैं। सो आइए पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है अ टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो ₹10 करोड़। अ टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो ₹1.5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऐसे पर्सन, ऐसे टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहता है एनुअली, वो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले एक क्लास प्रोवाइड कराई थी कौन से पर्सन को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, उसके अंदर मैंने टर्नओवर बताया था, आपको याद होगा, जिसके अंदर मैंने नॉर्मल कैटेगरी स्टेट टर्नओवर लिमिट 40 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट टर्नओवर लिमिट 20 लाख, कुछ ऐसी बातें बताई थी। सो जो वो क्लास जो थी वो जीएसटी के ऊपर थी, मीन्स किन किन पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी होगा और उनके लिए टर्नओवर क्या होगा। सो उसके बाद आता है कि अगर उस टैक्स पेयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक रहता है एनुअली तो वो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन कर सकता है अपनी इच्छा पर, अगर ना चाहे तो वो नॉर्मल स्कीम को भी ले सकता है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर का चला जाता है तो वो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन नहीं कर सकता है, कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर नहीं रह सकता है, उसको नॉर्मल स्कीम ही ऑप्ट इन करनी पड़ेगी। गॉट इट। लिखा हुआ है नेक्स्ट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश द लिमिट इज नाउ ₹75 लाख। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लिमिट जो है 1.5 करोड़ नहीं है, उस स्टेट्स के अंदर लिमिट जो है 75 लाख रुपए की है। अगर इस स्टेट्स के अंदर कोई पर्सन बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर 75 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसको जो रजिस्ट्रेशन लेना होगा वो कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसको 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन अपने हरियाणा, यूपी, पंजाब में अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का रहता है तो हम कंपोजिशन स्कीम को ईजिली ऑप्ट इन कर सकते हैं अपनी इच्छा पर, अगर चाहें तो। नहीं तो हम नॉर्मल स्कीम को भी ले सकते हैं जो भी हमको फ़ायदेमंद लगती है। सो एज पर द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018, एक 2018 में इसमें एक अमेंडमेंट क्या कहता है, एक चेंजिंग की गई थी। क्या चेंजिंग है? अ कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विसेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। अगर कंपोजिशन डीलर चाहे तो सर्विस की भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए लिमिट क्या रखी है उन्होंने, टर्नओवर का 10%, जितना इनका टर्नओवर होगा कंपोजिशन डीलर का एनुअली उसका 10% और ₹5 लाख, जो भी अमाउंट इसमें से हायर होगी उस अमाउंट तक की सप्लाई, उस सर्विस की सप्लाई ये कंपोजिशन डीलर कर सकते हैं। एक्चुअली जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वो गुड्स के लिए है। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई करता है और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का रहता है वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने कह दिया अगर आप सप्लाई करना चाहते हो सर्विसेज की गुड्स के साथ, अगर आप गुड्स भी सप्लाई करते हो और साथ में सप्लाई करना चाहते हो सर्विसेज की तो आप कर सकते हो। लेकिन उन्होंने उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी। अगर आपका टर्नओवर का 10% और 5 लाख तक जो भी अमाउंट इसके अंदर हायर होती है, आप उतनी अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ सर्विस सप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा की सर्विसेज आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो इससे ज़्यादा की तो गवर्नमेंट कहती है भाई कीजिए, अगर आप कीजिए सप्लाई सर्विस कीजिए, 5 लाख से ऊपर की सप्लाई सर्विस कीजिए, हम आपको ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। ये एक ऑफेंस है, याद रखिएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। CBIC has notified the increase to the threshold limit ₹1 crore to 1.5 crore. So student,
फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2019 जो लिमिट जो है ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दी गई है। मीन्स 1 अप्रैल से पहले यानी कि 1 अप्रैल 2019 से पहले जो ये लिमिट थी वो 1 करोड़ थी। जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर 1 करोड़ तक चला जाता है, मीन्स 1 करोड़ तक रहता है, उसको कंपोजिशन स्कीम्स को ओपन करने का पूरा राइट था। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया था, जिससे जो पर्सन को टैक्स पेयर्स को काफ़ी रिलीफ मिल गया था अपने टर्नओवर पर, यानी कि 50 लाख का टर्नओवर और इंक्रीज कर दिया गया था उनका। सो ये बंदे जो होते हैं कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट इन कर सकते हैं। सो आपको क्लियर हुआ कंपोजिशन स्कीम एक्चुअली होती क्या है और कंपोजिशन स्कीम को कौन पर्सन ऑप्ट इन कर सकता है। ये एक ऑप्शनल स्कीम है, अगर चाहें तो ऑप्ट इन कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो कोई पर्सन ऑप्ट इन ना करे वो नॉर्मल स्कीम का अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर लिमिट भी प्रोवाइड करा दी है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है। सर्विस की भी सप्लाई कर सकता है वो 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, जो भी लिमिट हो, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं अब। सो थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अभी हमने रीड किया था कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है और कौन बंदा ऑप्ट इन कर सकता है, कौन पर्सन इसको ले सकता है। अब हम पढ़ते हैं कौन इसको नहीं कर सकता है ऑप्ट इन। कौन सा पर्सन, कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा व्यापारी इस स्कीम्स को ऑप्ट इन नहीं कर सकता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है, कुछ पर्सन्स को बताया गया है, डिफ़ाइन किया है कि ये बंदे इस स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं। इन पर्सन्स को जो आपके स्क्रीन पर हैं, इन पर्सन्स को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कीम के अंदर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। सो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइसक्रीम, पान मसाला और तम्बाकू। पान मसाला तो आप सभी जानते हो, गुटखा जो आते हैं, गुलमोहर वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। तम्बाकू, आइसक्रीम का जो मैन्युफैक्चरर है वो ये सब इस स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं, उनको नॉर्मल स्कीम के अंदर ही जीएसटी नंबर लेना होगा। गाइस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्कीम और रेगुलर स्कीम और ये दोनों स्कीम एक ही हैं, नाम अलग है। नॉर्मल स्कीम और रेगुलर स्कीम दोनों स्कीम एक ही हैं बट नाम डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। हम दोनों स्कीमों को एक ही स्कीम को हम दो नामों से पुकारते हैं, नॉर्मल और रेगुलर, कंफ्यूज ना होना। सेकंड है अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करता है, लाइक एज मैं उत्तर प्रदेश से अगर हरियाणा के अंदर सप्लाई करता हूं तो मुझको कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा, मुझे नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेना होगा, ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। थर्ड है ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हु इज़ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने इसको डिफाइन किया था एक क्लासेस के अंदर, जिसकी जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इट इज़ अ पर्सन हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इट इज़ नॉट फिक्सड। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इसका फिक्स नहीं होता है। लाइक एज पहले वो हैदराबाद में उसका बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन वो जो है उसको जो बिज़नेस करना चाहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस उसने अपना छोटा सा खोल लिया पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर। तो ऐसे पर्सन्स के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन निर्धारित कर दिया था। मीन्स अगर किसी पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं रहता है तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंदर जीएसटी नंबर लेना होगा, जो कि 90 दिनों यानी कि 3 महीने तक के लिए दिया जाता है। वो 3 महीने तक, 90 दिन तक ईजिली किसी दूसरे स्टेट के अंदर अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बनाकर बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेना होगा। ये पर्सन जो हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर नहीं ले सकते हैं। सेकंड है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई फॉरेनर है जिसका जो बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल होता है किसी एजेंट के थ्रू, ऑनलाइन मेथड के थ्रू, किसी के थ्रू, अगर उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है और लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको भी नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जो कि बड़ी स्कीम है, जिसमें उसको कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का कोई भी राइट नहीं है। कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर वो नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा, जिसके अंदर उसको कंप्लायंसेस काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं। फोर्थ आता है आपका बिजनेस विद सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बिजनेस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, ऐसे मार्केट के अंदर दुकानदार होते हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू अपनी गुड्स की सप्लाई करते हैं। लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई
सामान मंगाते हैं लाइक शूज़ या क्लॉथ मंगाते हो, तो जो दुकानदार होता है वो सबसे पहले अपने गुड्स को और अपने शूज़ को या फिर क्लॉथ्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू आपको भेजता है, आपको सेंड करता है। ठीक है। सो ऐसे बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं गुड्स की सप्लाई करने के लिए, उनको भी नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, याद रखिएगा। और एक कंडीशन इसमें और बन जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले बंदों को भी, ऐसे पर्सनस को भी नॉर्मल स्कीम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, क्योंकि ये जो होते हैं एक इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, काफ़ी बड़ा बिजनेस है फ्लिपकार्ट और अमेजन का। सो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उनको भी नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, वो कंपोजिशन के अंदर नहीं रह सकते हैं। सो हमने रीड किया कौन के लिए ये ऑप्ट इन कर सकता है, कौन इसको ऑप्ट इन नहीं कर सकता है, किसके लिए नॉर्मल स्कीम मैंडेटरी होगी। सो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब। सो फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एवलिंग कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को अगर हम कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई टैक्स पेयर अगर इस स्कीम को ऑप्ट इन करता है, कंपोजिशन स्कीम को अगर लेता है, तो उसमें क्या कंडीशन उसको फॉलो करनी होंगी, क्या कंडीशन है उसके अंदर। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये कंडीशन कुछ आपको फॉलो करनी होंगी जो आपको दे रखी हैं। फर्स्ट है, नो ITC कैन बी क्लेम्ड बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई डीलर, कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करता है तो वो ITC के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो ITC को क्लेम नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, ITC सिर्फ और सिर्फ यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉर्मल स्कीम के अंदर मिलता है, कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर नहीं मिलता है। और मैं बता दूं, ये ITC जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं मिलता है, ये स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ITC का ना मिलना। सो जो भी पर्सन, जो टैक्स पेयर जो ITC को क्लेम करना चाहते हैं, जिनका जो बिजनेस है थोड़ा मिडिल क्लासेस के अंदर अगर आ भी जाता है, सो मैं उनको एनवल करता हूँ कि उनको एडवाइस देता हूँ वो नॉर्मल स्कीम के अंदर ही GST नंबर लें, ताकि वो ITC को क्लेम कर सकें, उनकी सेविंग हो सके, उनको बड़ा बेनिफिट मिल सके। सेकंड है, द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉन टैक्सेबल अंडर GST लाइक एज एल्कोहल। जो भी पर्सन, जो बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करेगा, वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे कि एल्कोहल एक नॉन GST गुड है, मीन्स इस पर GST नहीं लगता है। एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, CNG, नेचुरल गैस, ऐसी काफ़ी नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं जिसके ऊपर GST नहीं लगाया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन इन गुड्स का, इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता है, इनकी सप्लाई करता है, तो उसको नॉर्मल स्कीम के अंदर GST नंबर लेना होगा, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर GST नंबर नहीं ले सकता है, याद रखिएगा। थर्ड है, द टैक्स पेयर हैज़ टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन अंडर RCM। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर GST नंबर अगर ले भी लेता है, अगर वो फिर किसी RCM के अंडर गुड्स को परचेज करता है या सर्विसेज को परचेज करता है, तो इस पर्सन को खुद ही गवर्नमेंट को GST पे करनी होगी। सो ऐसे टैक्स पेयर जो RCM पर गुड्स को परचेज करते हैं, मेरे कहने का सेंस क्या था, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे बिजनेसमैन जो गुड्स को RCM पर परचेज करते हैं, वो स्वयं खुद गवर्नमेंट को GST पे कर सकते हैं। तो RCM एक्चुअली होता क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन हु आर परचेज द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर एंड in this case the buyer or the purchaser liable pay GST directly to the government instead of the supplier। स्टूडेंट बेसिकली कंडीशन में होता क्या है, जो सप्लायर जो होता है गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई करते टाइम बायर से GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। लेकिन RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो बायर होता है वो सप्लायर को GST पे नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है, देता नहीं है, वो सीधे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है, बायर सप्लायर को नहीं देता। सो ये रिवर्स चलता है, बेसिकली कंडीशन से रिवर्स से चलता है। तो इस कंडीशन में कहा गया था, गवर्नमेंट ने कहा था, अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम के अंदर GST नंबर लेता है तो उसको RCM पर गुड्स परचेज करने का पूरा राइट है और उस पर भी टैक्स डिपॉजिट करने का पूरा राइट होगा। वो RCM पर गुड्स परचेज कर सकता है ईजिली, उसने ये कहा था।
सो आइए देखते हैं 4 पॉइंट क्या है अब। तो 4 पॉइंट जो है, द टैक्सपेयर हैज टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस ऑफ साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्शन करता है, जीएसटी नंबर लेता है, उसको अपने जितने भी नोटिस होंगे, जितने भी साइन बोर्ड होंगे, सब पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का नाम लिखना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो ये ऑफेंस होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, आप पर पेनल्टी लगा सकता है। फिफ्थ है, द टैक्सपेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इश्यू बाय हिम। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंपोजिशन डीलर के थ्रू कभी भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया जाता है, वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। बिल ऑफ सप्लाई एक्चुअली होता क्या है? बिल ऑफ सप्लाई एक ऐसा इनवॉइस होता है जिसके अंदर टैक्सेबल पर्सन टैक्स से रिलेटेड यानी जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कोई भी इन्फॉर्मेशन उस इनवॉइस के अंदर नहीं होती है, उसको हम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो होता है बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है, और बिल ऑफ सप्लाई के अंदर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वर्ड लिखना मैंडेटरी है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो और बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस इश्यू करते हो और आप इस वर्ड को नहीं लिखते हो तो ये ऑफेंस होगा। गवर्नमेंट आपके ऊपर इस केस में भी पेनल्टी चार्ज कर सकती है। याद रखिएगा, आपको नोटिस सेंड किया जा सकता है। तो अब देखते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन, 6th पॉइंट इसका लिखा हुआ है, एज पर द CGST एक्ट 2018 अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर कैन नाउ आल्सो सप्लाई सर्विसेज टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है, यानी कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट करता है, नंबर जीएसटी नंबर लेता है, तो वो अपनी गुड्स के साथ साथ सर्विस की भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्विस के लिए साफ साफ टर्नओवर की लिमिट लिख दी है कि वो अपने टर्नओवर का 10% और ₹5 लाख तक विच एवरेज हायर, जो भी अमाउंट इसके अंदर हायर होगी उस अमाउंट तक वो सर्विसेज की सप्लाई कर सकता है अपनी गुड्स की सप्लाई के साथ साथ। ये कब से अमेंडेड हुआ था? 1 फरवरी 2019 से अमेंड में आया था, इफेक्ट में आया था। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। सो स्टूडेंट, ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मिनिमम 1 घंटे की मुझे लगती है। सो कोई बात नहीं, बट मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस क्लास के अंदर। मैंने चाहता मैं 12 पार्ट्स के अंदर क्लास बनाऊं। पार्ट्स के अंदर क्लास बनाने से कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए मैं क्लासेस के अंदर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो नेक्स्ट क्लासेस जो होगी हमारी, वो भी कंपोजिशन के ऊपर होगी। उसके अंदर हम अपने डाउट जो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं कि स्टूडेंट से नॉर्मली, उन क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे, हर किसी क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो ये क्वेश्चन आता है आपका, हाउ कैन अ टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को टैक्स पेयर कैसे ऑप्ट कर सकता है? तो लिखा हुआ है, टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ए टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल GST CMP 02 विद द गवर्नमेंट। कोई पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहता है तो उसको CMP 02 रिटर्न फाइल करनी होती है। मीन्स मान लेते हैं किसी पर्सन ने नॉर्मल स्कीम के अंदर GST नंबर लिया हुआ है, अगर वो चाहता है कि मैं नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर रजिस्टर हो जाऊं ईजिली, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाल दिया और कहा तुम नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट इन ले सकते हो, ट्रांसफ़र करा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको CMP 02 रिटर्न फाइल करनी होगी। और ये रिटर्न कब फाइल करनी होगी? दिस कैन बी डन ऑनलाइन बाय लॉगिंग इनटू GST पोर्टल एंड दिस इंटीमेशन शुड बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय अ डीलर वांटिंग टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई डीलर कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट इन करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग होने से पहले यानी कि 31 मार्च तक उसको CMP 02 रिटर्न फाइल कर देनी है कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर ऑप्ट इन करने के लिए। तो CMP 02 एक रिटर्न होती है जो कि GST पोर्टल पर, GST वेबसाइट पर फाइल की जाती है। अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कह सकता, ऑप्ट इन करना चाहता है, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता है, ऑप्ट इन करना चाहता है, तो उसको CMP 02 रिटर्न GST पोर्टल पर फाइल करनी होती है, जिसके बाद वो नॉर्मल स्कीम से ईजिली कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सो उसको उसके बाद सारे के सारे कंपोजिशन स्कीम्स के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। सो आइए देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन क्या है अब। सो
सिक्स क्वेश्चन इज नोटेड, हाउ शुड अ कंपोजिशन डीलर रेज अ बिल। कंपोजिशन डीलर किस टाइप के बिल बनाएगा, किस टाइप के बिल रेज करेगा आखिर। हालांकि स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्कीम के अंदर कोई पर्सन अगर जीएसटी नंबर लेता है तो उसको टैक्स इनवॉइस क्रिएट करना होता है, टैक्स इनवॉइस को जनरेट करना होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन जीएसटी कंपोजिशन के स्कीम्स के अंदर ऑप्ट करता है, कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर रहता है, तो उसको टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करना होता है। मैंने आपको प्रीवियस बताया था, अभी लिखा हुआ है अ कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता है। बिकॉज, क्यों नहीं कर सकता? दिस इज बिकॉज अ कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर। बिकॉज क्योंकि जो कंपोजिशन जो डीलर होगा अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। कंपोजिशन डीलर अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। लाइक एज मैं सिंगला एंटरप्राइजेज हूँ और मैं कंपोजिशन डीलर हूँ और मैं अपने जो कस्टमर है मैं उनको पार्ले बिस्किट और टॉफ़ीज़ सेल करता हूँ, चाहे वो दुकानदार हो, मीन्स डीलर हो या फिर कोई स्मॉल शॉपकीपर हो, मैं उसको सेल करता हूँ। तो इस कंडीशन में मैं उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये कंपोजिशन इस डीलर याद रखिएगा, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। सो दे नीड टू पे टैक्स आउट ऑफ देयर ऑन पॉकेट, हैंस द डीलर हैज़ टू इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई। सो इसलिए कंपोजिशन डीलर जब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है तो उसको अपनी पॉकेट से निकाल कर टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। फिक्स्ड रेट, एक टर्नओवर पर अपना फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है टैक्स, और वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा मेरे केस को। एग्जांपल लेता हूँ, सिंगल एंटरप्राइजेज हूँ मैं, तो मैं पार्ले का बिजनेस है, एक होल डीलर हूँ, एक होलसेलर हूँ, पार्ले की बिस्किट और टॉफ़ीज़ का होलसेल बिजनेस करता हूँ। तो इस कंडीशन में मैं अपने कस्टमर को, बायर को, जो डीलर हैं या फिर शॉपकीपर हैं, उनको मैं सेल करता हूँ। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने कहा मुझसे कि भाई कंपोजिशन डीलर सुन ले, तू टैक्स इनवॉइस क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि तू लायबल नहीं है अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तू ऐसा कर, तू अमाउंट के अंदर जितने की तू सेल कर रहा है, जितने की तू अमाउंट बता रहा है, जितने का रेट तू बता रहा है एक बायर को, अपने कस्टमर को, उसके अंदर तू पहले से ही टैक्स को इन्वॉल्व कर दे। मीन्स अलग से टैक्स रेट सेट मत कर, अलग से CGST SGST कैलकुलेट मत कर उस टैक्स वाले अमाउंट पर। उस अमाउंट के अंदर पहले से ही अपनी तरफ से कुछ अमाउंट लगा दे, जितनी तुझे लगानी है, जितनी भी तुझे लगानी है उसके अंदर अमाउंट ऐड कर दे और बेच डाल बस। बट कहा गवर्नमेंट ने, बट जितने की तू बेचेगा, जितने का तेरा टर्नओवर होगा, जितने की तेरी सेल होगी, उसका मैं आपसे कुछ टैक्स रेट लूँगा। उस टर्नओवर पर, उस सेल अमाउंट पर मैं आपसे टैक्सेस लूँगा। और वो टैक्स रेट क्या होगा वो अलग अलग कंडीशन में डिफाइन है, जिसको हम अभी रीड करेंगे आने वाले टाइम में मीन्स इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है। सो इस कंडीशन में कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस क्रिएट नहीं कर सकता है, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा। और जब वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा तो उसको एक वर्ड लिखना होगा अपने बिल ऑफ सप्लाई पर। क्या लिखना होगा? लिखा हुआ है द डीलर शुड आल्सो मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। यानी बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर एक वर्ड लिखना होगा, वो है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। कंपोजिशन डीलर अपनी सप्लाईज पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसा वर्ड उसको लिखना होगा। अगर ऐसा वर्ड वो नहीं लिखता है तो ये एक ऑफेंस होगा, जीएसटी कानून का, जीएसटी लॉ का उल्लंघन होगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको नोटिस सेंड कर सकता है भाई, और उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो समझ जाइएगा कंपोजिशन डीलर। सो स्टूडेंट, मैं आज की क्लास को यहाँ पर बंद करता हूँ। ये क्लास आधे घंटे की हो चुकी है, तो इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। मुझे लगा क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक मेरे 6 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, लेकिन आने वाले 4th क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लासेस में कवर करा दूंगा। सो ओके। सो क्लास कैसी लगी? आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन सेंड मी कमेंट इन दी माई कमेंट सेक्शन। सो भाई कमेंट, स्टूडेंट कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है। मैं ये क्लियर करना, टॉपिक को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं ईजिली एक से एक क्लासेस हमारी बेहतरीन क्लासेस होगी। अभी तो हम काफ़ी कुछ सिलेबस कवर करेंगे। सो आज के 6 क्वेश्चन कवर हुए हैं, जो बाकी कभी 4 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, वो जल्दी आएगी नेक्स्ट क्लासेस भी। ठीक है। सो उसके बाद हम कंपोजिशन स्कीम के फैक्ट क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट रहते हैं, यूजुअली सभी बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी तक, उनका एक
टेस्ट उनका, मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर उनका हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने रीड किए हैं, जो सिलेबस हमने रीड किया कंपोजिशन स्कीम के ऊपर, जो डेफिनेशन रीड की हैं उसका हम एक टेस्ट लेंगे सिंपल भाषा में कहें तो। सो करता हूँ यहीं पर मैं क्लास को क्लोज, और हम नेक्स्ट क्लासेस रीड करेंगे आने वाले टाइम में जस्ट बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब